हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी फर्स्ट पेपर यूनिट 5 जिसमें भारतीय शिक्षा से संबंधित आयोग और समितियां लगी हुई है, इससे संबंधित हम तीसरा प्रश्न पत्र देखेंगे और इसमें व्याख्यात्मक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण वीडियो आप देखना। इसके अंतर्गत हम केवीएस, आरटीए, एनसीटीए, डाइट, एनएसक्यूएफ, रमसा, सर्व शिक्षा अभियान, निष्ठा आदि समितियों पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें बाहर से दिखाई देती है वो अंदर से नहीं होती है। हो सकता है उसमें गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा हो। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप इस चैनल के माध्यम से यदि हिंदी साहित्य समागम में निश्चित तौर पर अंदर देखने की कोशिश करना वीडियो को, यानी उसमें दो चीज़ें की आप देखना। एक तो आप उसका कंटेंट देखने की कोशिश करना, दूसरा क्वालिटी देखने की कोशिश करना। यानी आप इसकी सामग्री किस प्रकार से है और इसकी गुणवत्ता किस प्रकार से है, अंदर जरूर देखने का कोशिश करना। मेरे कहने का तो तात्पर्य यह है कि थंबनेल में बनाता नहीं तो आपको नहीं लगता होगा कि किस पर ज़्यादा फोकस जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहा होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अंदर आप जरूर एक बार नज़र डालेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतर हो सकता है बेहतर मिले। मेरी ओर से तो बेहतर है, आपकी ओर से भी बेहतर मिले तो देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे, आज के प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम, एनएसक्यूएफ किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का संबंध है। ठीक है, एनएसक्यू किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है ना। तो इससे हम देखेंगे कि यानी राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रीय कौशल शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक फ्रेमवर्क इसको कहा जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी व्यावसायिक शिक्षा और डी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा। तो किससे संबंधित यह होगा, तो नाम से ही आपको झलक रहा होगा, तो यह कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इसका आंसर सी होगा, यानी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। कई बार इसका संक्षिप्त रूप हमें आ जाता है, और जैसे कि आपने ईएमआर में देखा होगा इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन, तो इसका अगर संक्षिप्त रूप आ भी जाएगा तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम है। अंग्रेजी में अगर कभी आ भी जाता है तो संक्षिप्त रूप में, तो आप इस प्रकार से इसका वो कर सकते हैं। बाकी पूर्व में भी मैं इसमें चर्चा कर चुका हूँ। बहुत बेहतर रूप से संग्रह आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि मैं स्वयं इन क्वेश्चनों को बनाता हूँ। आज का दूसरा प्रश्न है, डाइट की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर हुई। ए कोठारी आयोग, बी एनईपी 86, सी मुदालियार आयोग, डी एनईपी 1968। तो किस समिति के अनुशंसा पर जो है डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भी पूछा जाता है। तो आप इन सारे पॉइंटों पर जो है निश्चित तौर पर क्या करेंगे, नज़र दौड़ाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 2 का, तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, यानी 86 जो है ना, इसका बी होगा। इसकी अनुशंसा पर डाइट की क्या की गई थी, स्थापना की गई। देखो, शिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण से संबंधित नए कार्यों को करने के लिए डाइट की स्थापना की थी, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है, ठीक है, जिला स्तर पर जो संचालित शिक्षकों की क्षमता, कौशल को और नवाचार को बढ़ाना था। ठीक है, ये 4 प्रकार से था, थोड़ा इस पर देख लेते हैं। एक होता है सीमेट, ठीक है, सीमेट किस स्तर पर है, ये राज्य स्तर पर है। दूसरा डाइट है, डाइट किस स्तर पर है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला लेवल पर है। तीसरा इसमें क्या आता है, बीआरसी, जो आपने आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ कुछ दिन पूर्व। सिर्फ चर्चा ही कहूँगा मैं, जब तक इसकी वैकेंसी बेहतर रूप से नहीं आती है और पूर्ण नहीं होती है। बीआरसी, बीआरसी क्या होता है, ब्लॉक लेवल का होता है। फिर इसमें सीआरसी आता है, ठीक है, सीआरसी जिसको बोलते हैं न्याय पंचायत स्तर पर, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, 8-10 साल पहले इसका बहुत बेहतर रूप से कार्य चलता था। तो इसमें टीचरों को प्रशिक्षण, देखो 4 लेवल पर यह चलता था, सीमेट यानी जिला प्रदेश स्तर पर, डाइट यानी जिला लेवल पर, और बीआरसी यानी ब्लॉक लेवल पर, और सीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर। तो 4 स्तरों पर यह कार्य करता था। आगे हम इसका विस्तार रूप देखेंगे। आगे है, रमसा माध्यमिक शिक्षा अभियान कब अस्तित्व में आया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए
2009, बी 2002, सी 2001 और डी 2021। तो रमसा कब अस्तित्व में आया? ठीक है, यह माध्यमिक शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान किस पर कार्य करता है? प्राथमिक स्तर पर। तो इस तीसरा नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? 2009 होगा। ठीक है, 2001 की बात आएगा तो सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। अगर 21 की बात आएगी तो समग्र शिक्षा अभियान। देखो SSC तो आपने देखा होगा, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान जो है ना, यह जो है अभी ही अस्तित्व में आया और आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको भी आप देखने की जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो देखो अभी धीरे धीरे आज हमारे कंप्लीट हो जाएगा 5वां यूनिट, उसके बाद हमारा होगा ITC। ठीक है, तो उसमें भी बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छा संग्रह मिलेगा, और उसके बाद जैसे 1 महीने के उपरांत जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम में भी हम प्रश्न पत्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे पूर्व में कह चुका हूँ कि अभी आपने खरगोश की दौड़ नहीं लगानी है, बशर्ते आप धीरे धीरे चलने की कोशिश करना और कछुए की गति से चलो, लेकिन बेहतर रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे है NSQF, राष्ट्रीय कौशल शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क में कितने स्तर हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो ये रोजगार जो सर्जन करने का, देखो गवर्नमेंट नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, तो इसलिए इस कौशल का निर्माण किया गया है कि स्वरोजगार अपनाया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण देने के उपरांत जो है उनको छोटी मोटी कंपनियों में या अपना स्वरोजगार वो कार्य कर सके। तो इसका महत्वपूर्ण स्तर यही है उद्देश्य। तो इसमें कितने स्तर हैं? A 10, B 12, C 7 और D 15। तो कितने स्तर होंगे? तो इसका सही आंसर होगा 4 का क्या होगा? A होगा, यानी 10 स्तरों में यह है। ठीक है, यह इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 10 स्तरों में यह कार्य करता है। ठीक है ना। आगे 5वां काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में SCRT की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कब हुई थी? 2002, 2015, 2013, 2020। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यह भी देखना है कि NCERT के साथ आपका SCRT लगा हुआ है, और NCERT की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है सिलेबस को तैयार करने का। ठीक है, जिस तरीके से सिलेबस तैयार करने का उसी प्रकार से जैसे टीचिंग के लिए किसका है? NCTA का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5 का? तो 5 का सही आंसर क्या होगा? कब हुई थी? यानी A, यानी 2002 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? SCRT की 2000। देखो NCERT को तो नेशनल लेवल पे है, वो तो आप जानते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, 61 में हुई थी। ठीक है, तो SCRT की राज्य की संस्थाएं होती वो भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे बुकें पढ़ती हैं, अभी जस्ट आपने देखा होगा कि NCERT के जो पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में लगे थे, तो आप लोगों ने क्या खरीदा कि SCRT की किताब, उसमें SCRT लिखा गया था। ठीक है, तो पहले क्या होता, उत्तराखंड शिक्षा में अलग किताबें चलती थी और सेंटर की अलग। अब तो CBSE बोर्ड हो गया, तो तब से संपूर्ण पाठ्यक्रम का लेवल ये हो गया, लेकिन इसका भी अपना दायित्व है। पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ कहाँ पर है? यह टेरी नरेंद्र नगर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नरेंद्र नगर में स्थापित है। नोट कर लेना दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से एक आप लोग यह भी नोट कर सकते हैं कि उत्तराखंड शिक्षा परिषद जो है, शिक्षा परीक्षा परिषद जो है ना, वह कहाँ पर है? ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा, उत्तराखंड शिक्षा परीक्षा परिषद। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 2000। अभी आपने देखा जो यह कहाँ पर है? रामनगर में स्थित है। ठीक है ना। यह क्या करता है? जैसे एग्जाम से संबंधित जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड होते हैं, परीक्षाओं को संपादन बेहतर रूप से करता है। सीट आपने देखा यूटेट का एग्जाम भी क्या कराता है? यही कराता है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंटों को आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास व्यावहारिकता भी लगी हुई है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। हर पॉइंट के अंदर क्या डाला गया है? उत्तराखंड से संबंधित योजनाएं, उत्तराखंड से संबंधित व्यवस्थाएं। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी आप कार्य करेंगे। आगे 6 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद में किस प्रकार के बच्चे शामिल नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए रचनात्मक, बी प्रतिभाशाली, सी एक
दोषी बच्चे और डी दृश्य श्रव्य बच्चे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इस पर हमने चर्चा की थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, 92, ठीक है ना, 92 अधिनियम था यानी एक्ट था, ठीक है, और 93 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। विकलांग बच्चों से संबंधित है यह, लेकिन विकलांग बच्चे ही सीमित मत रहना, इसका संक्षिप्त क्या है, विकलांग वंचित विशेष बच्चे, 3 प्रकार से आपको देखना है इसको। तो इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ना, कि एक दोस्त तो हम जानते हैं रचनात्मक क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, इसमें 3 प्रकार के बच्चे हैं, मैंने पूर्व में भी इसमें चर्चा की थी, इतना याद रख लेना। 92 अधिनियम था और 93 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। देखो, आप ऐसे कन्फ्यूजन, देखो यह प्रश्न पत्र आप स्वयं लगा सकते हैं अपने, जो आपने प्रैक्टिस सेट लाते हैं, काफ़ी ग्रुप में होता है, लेकिन वो अंतर, यहाँ पर अंतर इतना ही होगा कि अगर हार्ड क्वेश्चन भी है, कठोर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का स्तर कठिन है, तो हम यहाँ पर उसकी व्याख्या करके उसको सरल बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि जब कोई चैनल होता है तो 80% नए लोग ही होते हैं भाई, जिनको ज़्यादा आता होगा 10% ही तो होंगे, तो सबको लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, रचनात्मक बच्चे हुआ तो समूह में असाधारण कार्य करने वाले, पहला, ठीक है। इस प्रकार के बच्चों का यहाँ उल्लेख किया गया, ठीक है, जिनका आयु कितना होता है, 120 होता है रचनात्मक, ठीक है, और वो विभिन्न जो है समाधान खोजने में सक्षम होते हैं विकलांगता के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न समाधान। तो इस प्रकार के बच्चा भी है। दूसरा, प्रतिभाशाली बच्चा भी होगा जो असाधारण कार्य को कर सकता है। असाधारण कार्य का मतलब छोटा मोटा कार्य तो, साधारण कार्य तो सभी करेंगे, लेकिन असाधारण कार्य भी, कठिन कार्य भी कर सकता है प्रतिभाशाली बालक। एक दोष वाला बालक क्या होगा, जो एक निश्चित आयु सीमा वाला बच्चा, ठीक है ना, यह भी इसमें आएगा पुनर्वास में, क्या आएगा, जो कि सामाजिक कानूनों का उल्लंघन करता है, या माता पिता या अपने से बुजुर्ग या उनका जो है आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसको एक अपराधी दोष या एक दोषी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो यह बच्चा भी यहाँ पर आएगा, उसको भी हम इस परिषद के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है, यह नहीं है, ठीक है ना। तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर आपको देखना है कि पुनर्वास के अंतर्गत रचनात्मक, प्रतिभाशाली, एक दोष क्या कहा, जैसे कोई लड़का समाज का उल्लंघन करता है, यानी कहना नहीं मानता है, स्कूल समय से नहीं जाता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। प्रतिभाशाली, जिनका आयु को कितना होता है, 120 होता है, ठीक है ना। रचनात्मक का होगा। प्रतिभाशाली, जो असाधारण कार्य करते हैं, तो यह भी इसमें आएंगे। यह ना सोचे कि विकलांगता ही इसमें आएंगे, ठीक है। 7वां नंबर का प्रश्न है, आजीवन सीखने, चिंतनशील अभ्यास और व्यावसायिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सी नीति या कौन सा आयोग, कौन सी समिति होगी, NCRT, NCTE, NCFTE और NSQF, ठीक है। तो क्या होगा 7वां नंबर का, तो इसका क्या होगा, जो आजीवन सीखने, चिंतनशील अभ्यास और व्यवसाय विकास सिद्धांत पर आधारित है। तो काफ़ी, देखो जैसे जैसे आप करोगे, अभ्यास करोगे, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में आएगा। ऐसा ना सोचे कि नहीं आ रहा है, हमेशा यह हौसला होना चाहिए, सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सी होगा, ठीक है। क्या होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, ठीक है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 की कहाँ पर था, 2005 में हमने पढ़ा। उसमें कितने सिद्धांत थे, 5, ठीक है। इसका कब है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, 9 है, ठीक है। इसमें कितने सिद्धांत थे, यह जो है पाठ्यक्रम से संबंधित है, यह टीचर से संबंधित है, टीचर एजुकेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसे साधारण तौर से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे करेंगे तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सीधा ही क्वेश्चन पूछते का कितने सिद्धांत है, 6 सिद्धांत है। पहले में वाले में कितने थे, 5 सिद्धांत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए महाअधिकार पत्र है, किस आयोग रिपोर्ट में कहा गया था। काफी महत्वपूर्ण वाक्य है। यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए महाअधिकार पत्र है। ए कोठारी आयोग, बी NEP 1986 और सी NEP 1992 और डी राधाकृष्ण आयोग।
तो क्या होगा इसका सही आंसर 8 नंबर का। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा कोठारी आयोग। ठीक है, तो कोठारी आयोग के जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना, कोठारी आयोग की जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मित्रों, तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, उनका नाम था मोहम्मद करीमू छांगला। मोहम्मद करीम छांगला। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है कि उस समय जब कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मोहम्मद करीम छांगला थे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रिपोर्ट को किसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, तो छांगला। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना। आगे 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? ए एनसीईआरटी 1981 1961, बी सीबीएसई 1962 और सी केजीबीएस यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 और डी है केबीएस यानी 1965। तो काफ़ी चीज़ें आप जैसे जैसे करोगे आपको ऐसे भी सन याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, केबीएस में काफ़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तव में आप देखोगे तो कहीं पर 63 मिलता है, कहीं पर 62 मिलता है, लेकिन स्थापना के लिए द्वितीय वेतन आयोग, केंद्रीय द्वितीय वेतन आयोग ने कब किया था? 1962 में जो है इस पर प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, इसीलिए कहीं पर 62 मिलेगा। आप छानबीन कर लो गूगल पर, वहाँ पर आपको 63 मिलेगा, लेकिन आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ आपको 1962 ही मिलेगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इस पर चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। आगे फिर केबीएस से संबंधित प्रश्न है, केबीएस का पहला शैक्षिक सत्र कब प्रारंभ हुआ? 1961-62, 1963-64, 1965-66, 1989 79-80। तो केबीएस का पहला, अभी हमने पता किया, अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी ना कि 1962-63। ठीक है, तो इस पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आपका जो इस पर कन्फ्यूजन होगा वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। तो पहला सत्र कब चला था? तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, जब 62 में हुआ तो 61-62 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी अगर 62 में इसका प्रावधान किया गया था और 63 में ज़्यादा हमें मिलता है, तो इसके मतलब पहला सत्र कब चला था? 63 और 64 चला था। तो लॉजिक यानी अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पाठ्यक्रम में रीजनिंग लगी है वहीं आपने तर्क शक्ति का प्रयोग आप कर सकते हो। तर्क शक्ति का बिल्कुल यह तात्पर्य नहीं कि आप रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन करें। तर्क शक्ति अपना जो लॉजिक है, तर्कशास्त्र है, वो सामान्य चीज़ों पर भी अपना तर्क आप कर सकते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, एनसीईआरटी, एसटीई, यूजीसी तीनों का किस एक शहर में अपना क्षेत्र कार्यालय है? कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कहना चाह रहा है प्रश्न की भाषा यह हो सकती है कि एनसीईआरटी, एनसीटीए, यूजीसी इन तीनों जो समितियां हैं, आयोग हैं, तो इनका एक ही शहर में तीनों का कौन सा शहर ऐसा है जिनका तीनों का केंद्र एक ही शहर में होगा? क्षेत्रीय कार्यालय की बात कर रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर ए, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन का इस प्रकार से पूछ सकता, नहीं पूछ सकता, लेकिन आपकी स्मृति के लिए बेहतर है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हो तो आपको पता है कि इन तीनों का ही एक ही जगह पर कहीं पर है और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी 11 का सही आंसर होगा बी यानी भोपाल। ठीक है, एनसीईआरटी का भी केंद्र भोपाल में है। देखो जयपुर में भी है, तो एक जयपुर है, एक अजमेर है। ठीक है, बेंगलुरु में भी अलग अलग है, लेकिन तीन में से एक भोपाल ही ऐसा शहर है जहां पर एनसीईआरटी, एनसीटीए और यूजीसी। ठीक है, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा अब रिवीजन हो जाएगा। कब हुई थी? 61 में। एनसीईआरटी की कब हुई थी? 61 में। इसकी कब हुई थी? 93। उसके बाद 95 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप यूजीसी की, सॉरी इसमें जो पहले 53 था उसके बाद 56 कर लेना। ठीक है, इसका 61 है। ठीक है,
कभी कभी ज़्यादा ही ज्ञान बढ़ जाता है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। और भोपाल यहाँ पर है। बाकी हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं भूल गया। देखो एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 5 क्षेत्रीय कार्यालय। एनसीटीए यानी नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4 कार्यालय हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? यानी 6 कार्यालय हैं, ठीक है। एनसीटी के सबसे कम कितने? 4 कार्यालय हैं। यूजीसी के सबसे ज़्यादा कितने हैं? 6 कार्यालय हैं। बड़ी संस्था है तो बड़ी, ठीक है। ये पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। देखो थोड़ा तुलनात्मक करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रश्न पत्र देखते हो, अगर आप पीडीएफ को देखते हो तो रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निष्ठा का कार्य क्षेत्र है, ठीक है। देखो आपके सिलेबस में जो है 25 आयोग यानी आयोग और समितियां लगी हुई है। आपके उसमें जो है 25, अगर आपने 25 लगी हुई है और एक निष्ठा लगा हुआ है, ठीक है, 26 लगा हुआ है। और व्यवहारिक जो है टॉपिक आपके 5 लगे हुए हैं, यानी कुल मिला के 5वां यूनिट में आपके पास 30 पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं निष्ठा का कार्य क्षेत्र क्या? प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तर। तो आपको मालूम होगा कि 12 का सही आंसर क्या होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अब प्राथमिक शिक्षा के लिए निष्ठा है, निष्ठा प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीएफ 2023 का उद्देश्य नहीं है। देखो आपके पास एनसीएफ 23 भी लगा, वैसे 2021 से एनसीएफ में कार्य चल रहा है नई पाठ्यक्रम के लिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। लेकिन निश्चित तौर पर अगर वहाँ पर लगा हुआ है तो उसमें कार्य चल रहा है तो 23 भी दिया गया है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या नहीं होगा? मूल्यांकन रणनीति, पर्यावरण शिक्षा में बदलाव और शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देना, और डी है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, फैक्ट पर बनाए गए हैं, तथ्यों के अनुसार बनाए गए हैं, और निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा का स्रोत निश्चित तौर पर यह प्रैक्टिस सेट करेगा, जैसे आपको लगी रहा होगा। और जब इस प्रैक्टिस सेट कराने का तात्पर्य यहाँ तक नहीं कि आप देखें, इस प्रैक्टिस सेट कराने का तात्पर्य यह भी होगा कि आप मजबूर होंगे अपने सिलेबस में कुछ बदलाव करने के लिए या ऐड करने के लिए, ठीक है, जिससे आपको नया कुछ सोचने को मिले। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बन गया? ए 1935, सॉरी, ए 35वें संविधान संशोधन, बी 86वें संविधान संशोधन, और सी 42वें संशोधन, और डी 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो किस मौलिक अधिकार कब बन गया था? तो 86वें संविधान संशोधन बन गया था, ठीक है। अनुच्छेद कितना था? 21 था, 21 ये, ठीक है। इस पॉइंट को वे आप नोट करेंगे तो काफ़ी कुछ इस प्रकार से होगा कि रचनात्मक की दृष्टि ज़्यादा हमारी पहुंचनी चाहिए। आगे हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग का संबंध में कौन सा गलत है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए प्रांतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना करना, बी बहुउद्देशीय स्कूल की स्थापना करना, सी तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना करना, और डी पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम चलाना। तो पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले प्रश्न पत्र में, बशर्ते क्वेश्चन का लेवल अलग अलग जरूर होगा। तो देखो डी नहीं होगा, यह किसका है? यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग का था, पंचमुखी वाला, ठीक है ना। इसमें जैसे उन्होंने, मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी कि अध्यापक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात भी की गई थी इसमें, ठीक है ना। आगे है उत्तराखंड में EMRS के कितने विद्यालय, यानी एकलव्य जो मॉडल स्कूल है ना, एकलव्य स्कूल हैं, आवासीय स्कूल, उसकी कितनी संख्या? ए 4 विद्यालय, बी 6 विद्यालय, सी 10 विद्यालय, और डी 5 विद्यालय, ठीक है। तो उत्तराखंड में EMRS के कितने विद्यालय हैं? तो कन्फ्यूजन नहीं होंगी, जैसे कि आपको पता होगा पिछली बार इसके एग्जाम हुआ तो 4 विद्यालय हैं उत्तराखंड में, ठीक है। 2 देहरादून में है और 2 कहाँ हैं? उधम सिंह नगर साइड में है यह इसका, ठीक है, इनके
ये जनजाति स्कूल जो हैं, ठीक है ना, एक देहरादून में चक्राता, एक कालसी में है इसका, ठीक है ना, फिर बाजपुर में है। तो इनके 4 विद्यालय हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का आधार यह था कि आपके पास जो है यूनिट 4 लगा हुआ है, उसमें दिया गया है SC ST OBC, ठीक है, और जनजाति, ठीक है। तो आयोग आपको पढ़ने हैं, तो इसका संबंध किससे है? ये ST से है, जनजाति स्कूल। ये सिर्फ जनजाति इलाके में ही स्कूल है और जनजाति बच्चों के लिए है स्कूल। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके सिलेबस 4th यूनिट में लगा हुआ है, तो शिक्षा की वजह से मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि एकलव्य विद्यालय तो लगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना ही देखना पड़ेगा, ठीक है। जनजाति स्कूल से संबंधित जनजाति परिदृश्य के संबंध में निश्चित तौर पर इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनेंगे। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्यात्मक की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहले डाइट हम देखेंगे, डाइट है क्या, ठीक है। देखो बेसिक शिक्षा योजना चली थी उत्तर प्रदेश, क्योंकि तब उत्तराखंड नहीं था, तो क्या चलेगा जो है एक योजना चली थी बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश तब हमारा जो उत्तराखंड का अस्तित्व में नहीं आया था, तो यूपी में ही हमारा राज्य का ही अस्तित्व था। तो उसमें एक योजना चली थी बेसिक शिक्षा, एक ने प्राथमिक शिक्षा को मजबूत, सुदृढ़, गुणवत्तापूर्वक एक बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? पहुंच सुधार, गुणवत्ता में सुधार और संस्थागत क्षमता का विकास। उसी के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, इसकी परियोजना को लागू किया गया था, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें सीमेट, डाइट, BRC या NCRP यानी CRC भी कहते हैं, NCRP भी कहेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 4 प्रकार की व्यवस्था की गई थी बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। पहला मैंने पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ, सीमेट, यानी सीमेट का स्तर क्या होगा? स्टेट लेवल होगा, ठीक है। डाइट का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। BRC का कहाँ होगा? ब्लॉक लेवल होगा। और इसका क्या होगा? न्यायी पंचायत क्षेत्र होगा, यानी NPRC का, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। तो इस प्रकार से इसको रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई थी। तो आपको मालूम होगा कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ही सीमेट, डाइट, BRC, CRC इस प्रकार से भी बन सकता है। क्वेश्चन यह भी आ सकता है, बेसिक शिक्षा परियोजना का निम्न में से कौन सी परियोजना नहीं था। अब देखते हैं कि डाइट है क्या। देखो डाइट कब अस्तित्व में आया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इस नीति में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डाइट का आह्वान किया गया, ठीक है। प्रशिक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, टीचर को प्रशिक्षण करने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए डाइट की स्थापना हुई, और प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि डाइट का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या था? शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। आगे हम देखते हैं NCT, ठीक है, नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन की बात होगी, ठीक है। यह क्या था? देखो पहले कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कब स्थापना हुई थी, तो इसको भी हम देखेंगे। 1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक से संबंधित सभी विषयों को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सलाहकार निकाय के रूप में की थी, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए क्या की थी? सरकार के लिए सलाहकार निर्णय के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद